गुड मॉर्निंग बच्चों कक्षा 11th की अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज की जो हमारी ये ऑनलाइन कक्षा होने जा रही है, इस कक्षा के अंतर्गत हम अपने अनिवार्य हिंदी के पाठ नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर का हमारा जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व बच्चों हमने कबीरदास और मीराबाई ये 2 चैप्टर अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिए हैं और जहाँ तक मेरा मानना है आप लोग अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में अपना गृह कार्य जो हम व्याख्या के रूप में प्रश्नोत्तर के रूप में करवा रहे हैं वो अवश्य कर रहे होंगे। अब आज बच्चों जो अनिवार्य हिंदी की मेरी ये कक्षा होने जा रही है, इसमें मैंने पाठ नंबर 3 लिया है और 3 नंबर का जो हमारा पाठ है वो रामनरेश त्रिपाठी जी का पाठ है और इनकी फतिक शीर्षक कविता से लिया गया है। तो पाठ्य पुस्तक में जब आप देखेंगे तो पहले हमें रामनरेश त्रिपाठी जी का व्यक्तित्व अर्थात इनका जीवन परिचय, फिर इनका साहित्य रचना परिचय, फिर इनके साहित्य की विशेषताएं, ये सब देखने को मिलेगी। फिर इनके पद संख्या 1, 2, 3, 4 4 इनके जो पद्यांश है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो आज की कक्षा में हम पाठ परिचय, कवि परिचय भी देखेंगे और पद संख्या 1 जो 1 नंबर का पद्यांश है उसे जानने समझने का जो है प्रयास हमें करेंगे। बच्चों, पाठ परिचय मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा हिंदी साहित्य, चाहे वो हमारा अनिवार्य हिंदी हो या हमारा लिटरेचर साहित्य हो, हिंदी के अंतर्गत जो भी हमारे कवि और लेखक हैं वो साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे कवि या कवयित्री हो, चाहे गद्य लेखक या लेखिका हो, उन सभी को बच्चों हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 भागों में रखा गया है या बांटा गया है। जैसा कि मैंने पहले कबीरदास पाठ में बताया, मीराबाई पाठ में भी आपको बताया कि हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 भागों में बटा हुआ है। तो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बाद में हमारा आधुनिक काल आता है और आधुनिक काल का समय सन 1900 से लेकर अब तक माना जाता है। अर्थात जो कवि अभी लिख रहे हैं, जो लेखक लेखिका अभी लिख रहे हैं, जो कवयित्रियाँ अभी काव्य का सर्जन कर रही है, वो सब आधुनिक कालीन कवि या कवयित्रियाँ या आधुनिक कालीन लेखक एवं लेखिकाएँ कहलाती है। तो बच्चों, आधुनिक काल में सन 1900 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से भारतेंदु काव्य धारा का प्रारंभ हुआ और उसके बाद में सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण हुआ, उनका आगमन हुआ, परिणाम स्वरूप द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ। तो हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग जो नाम पड़ा है या द्विवेदी युगीन काव्य धारा है, उसमें कई सारे कवि हुए। उन कवियों में, द्विवेदी युगीन काव्य धारा के कवियों में रामनरेश त्रिपाठी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। और रामनरेश त्रिपाठी जी एक तरीके से बच्चों प्राकृतिक सौंदर्य के कवि या प्राकृतिक सुषमा के या प्रकृति प्रेमी कवि हम इन्हें कह सकते हैं। और ज़्यादा रचनाएं नहीं लिखी हैं, लेकिन जो भी लिखी हैं वो सब प्राकृतिक प्रेम से, प्राकृतिक सौंदर्य से, प्रकृति चित्रण से ओतप्रोत है और वो पाठकों के मन को आनंदित कर देती है, अभिभूत कर देती है। तो बच्चों, इनकी फतिक शीर्षक कविता आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में रखी गई है, उससे कुछ पद्यांश लिए गए हैं, उन्हें हम जो है अपनी कक्षाओं में देखेंगे। अब थोड़ा सा मैंने आपको मौखिक परिचय बताया, अब जो पाठ परिचय है वो मैं पुस्तक के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। लेखक परिचय, लेखक यानी ये लेखक है
गद्य लेखक भी रहे हैं, गद्य विधा में भी लिखा है और पद्य में लिखा है, तो ये कवि भी है। तो हम इन्हें कवि और लेखक दोनों रूपों में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कवि रामनरेश त्रिपाठी या लेखक रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म जौनपुर उत्तर प्रदेश जिले के कोईरीपुर नामक गांव में सन 1881 में हुआ था। ये द्विवेदी युगीन काव्यधारा के साहित्यकार है, रचनाकार है। कविता के प्रति इनकी रुचि शैशवकाल का अर्थ होता है बचपन से, बाल्यकाल से ही थी। इन्होंने अपने गांव में विद्यालय के मुख्य अध्यापक ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे और इन सब से ही ये प्रभावित हुए और प्रभावित होकर ये समस्या पूर्ति के रूप में काव्य रचना करने लग गए। इसके बाद में इन्होंने द्विवेदी युगीन पत्रिका सरस्वती से प्रभावित होकर ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली में काव्य रचना की। कहने का तात्पर्य है कि ये द्विवेदी युगीन काव्यधारा के कवि है। जन्म इनका उत्तर प्रदेश राज्य के, भारत का जो उत्तर प्रदेश यूपी राज्य है, यूपी स्टेट है, उसके जौनपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ था। लेकिन बच्चों, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कई जैसे चित्रकला में रुचि रखते हैं, कई लेखन में रखते हैं, कई साहित्य में रखते हैं, कई अध्ययन में रखते हैं। तो इनकी रुचि काव्य रचना के प्रति थी, कविता लेखन के प्रति थी। परिणाम स्वरूप ये बाल्यकाल से ही ब्रजभाषा में काव्य रचना करने लग गए और जब बड़े हुए तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिले और अपनी ब्रजभाषा में रचित कविताओं को द्विवेदी जी को उन्होंने सौंपा। और द्विवेदी जी उस समय सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन करते थे, संपादक थे, तो उनकी कविताएं उसमें छपने लगी। लेकिन जब ये द्विवेदी जी के संपर्क में आए, क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने द्विवेदी युग में एक तो खड़ी बोली का परिष्कार किया और एक कवियों को पद्य के साथ साथ गद्य लिखने के लिए प्रेरित किया और एक उन्होंने कहा कि ब्रजभाषा में रीतिकाल में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, अब तो आप खड़ी बोली में लिखिए। तो इन्होंने ब्रजभाषा को छोड़ा और खड़ी बोली में ये काव्य रचना करने लग गए। यही कारण है कि इनके मिलन, मानसी, फतिक, सौपन आदि रचनाएं खड़ी बोली में रचित है। तो इस प्रकार इन्होंने साहित्य रचना की। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। दक्षिण भारत अर्थात साउथ इंडिया जो है हमारा, वहाँ पर हिंदी भाषा बहुत कम बोली जाती थी, कम इसका प्रयोग होता था, तो इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। इसके साथ साथ गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार आपको कारागार का अर्थ होता है जेल की यातनाओं का अर्थ होता है दुख या पीड़ाओं को भी सहन करना पड़ा। राष्ट्रभाषा के हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार तथा साहित्य सेवा की दृष्टि से आपने हिंदी मंदिर की भी स्थापना की। हिंदी मंदिर नामक एक संस्था भी इन्होंने बनाई। इनकी कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ देश प्रेम का स्वर मुखरित हुआ है। अर्थात बच्चों, जब इनकी रचनाएं देखते हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ राष्ट्र के प्रति इनका लगाव, देश के प्रति इनका प्रेम हमें देखने को मिलता है। अब इनकी बच्चों रचनाएं देखते हैं, साहित्य देखते हैं, तो साहित्य इस प्रकार से है। मिलन, मानसी, फतिक, सौपन, कविता कौमुदी आदि की रचना इन्होंने की है। मिलन, फतिक और सौपन ये तो इनके खंड काव्य है। मानसी इनकी फुटकर, स्वच्छंद छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है। कविता कौमुदी इनके 8 भागों से प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बंगला यानी पश्चिम बंगाल की जो बांग्ला भाषा है उसमें बांग्ला के अतिरिक्त संस्कृत में, हिंदी में और उर्दू में। तो बच्चों देखिए, इन्हें बांग्ला, हिंदी, उर्दू और संस्कृत आदि भाषाओं का भी ज्ञान था। आदि भाषाओं में भी इन्होंने काव्य रचना की। अब यहाँ पर इनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व परिचय देने के बाद में थोड़ा सा पाठ परिचय निष्कर्ष के रूप में मैं आपको समझा देती हूँ। कविता परिचय है जो हम फतिक कविता अध्ययन करेंगे। फतिक शीर्षक कविता इनके फतिक खंड काव्य के पहले सर्ग से संकलित है। यह कविता
जो इनका खंड काव्य है फतिक, वो एक खंड काव्य है। काव्य के भी बच्चों प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य कई भेद होते हैं। तो फतिक इनका, फतिक का अर्थ यात्री होता है, तो फतिक इनका खंड काव्य हैं। और ये सर्गों में, अध्याय जो होते हैं उन्हें सर्ग कहते हैं। सर्गों में, पाठों में, भागों में विभक्त है। तो प्रथम भाग से ये आपका पाठ्य पुस्तक में पाठ लिया गया है। फतिक यानी जो यात्री है, इस कविता में हमें प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित या लगाव रखने वाला दिखता है। दुनिया के दुखों से वह सांसारिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो लेकिन दुनिया के दुखों से, सांसारिकता से वो विरक्त होकर, अलग होकर यात्री सागर के किनारे खड़ा रहकर प्राकृतिक सौंदर्य को देखता है, प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह अपने जीवन से में उतारना चाहता है। प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति उसका अत्यधिक प्रेम उसे अपने दाम्पत्य जीवन या पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है या दूर खींच लेता है। अब बच्चों यहाँ पर कवि या लेखक का परिचय और कर्तृत्व के बाद हमने फतिक कविता का थोड़ा सा 4 लाइनों में निष्कर्ष जो है पाठ्यपुस्तक से देखा। तो आप पाठ्यपुस्तक में पाठ परिचय, कवि परिचय, साहित्य परिचय और कविता का निष्कर्ष अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे तो आपको कवि फतिक कविता में इन 4 व्याख्याओं में क्या कहना चाहता है वो सारांश के रूप में समझ में आ जाएगा। अभी एक बार मैं पुनः बता देती हूँ कि फतिक शीर्षक कविता जो आपके पाठ्य में ली गई है, यह इनका खंड काव्य है और खंड काव्य होने के साथ साथ खंड काव्य के प्रथम सर्ग से ये कविता, ये व्याख्या ये आपकी ली गई हैं, जो 4 पदों में 4 व्याख्याओं के रूप में हमारे पाठ्यपुस्तक में संकलित है। इसके अंतर्गत फतिक, फतिक शब्द का अर्थ होता है यात्री, जो यात्रा करता है। एक फतिक है जिसके आधार पर इस कविता का नाम इन्होंने फतिक अर्थात यात्री रख दिया है। यह यात्री निरंतर चलता जा रहा है, यात्रा करता है, तभी सागर का किनारा आता है। सागर को देखकर वह रुक जाता है क्योंकि उसके मन में प्रकृति के प्रति प्रेम है, लगाव है, वो प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति वो आकर्षित है और वह प्राकृतिक सौंदर्य को अपने जीवन में उतारना चाहता है। लेकिन बच्चों, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने के कारण वो अपने दाम्पत्य जीवन में अपने प्रियतमा है या उसकी जो पत्नी है, संतान है, उसके प्रति उसका लगाव कम हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही भावों की अभिव्यक्ति हमें इनकी फतिक शीर्षक कविता का जो प्रथम ये सर्ग है उसकी व्याख्याओं में देखने को मिलेगी। अब बच्चों, पाठ परिचय अच्छी तरीके से आपको बताया, समझाया, हमने चर्चा की। अब व्याख्या नंबर पद संख्या फर्स्ट प्रथम हम लेते हैं। भाषा के संबंध में मैं पहले बता देती हूँ। संस्कृत भाषा के ये विद्वान रहे हैं। संस्कृत के साथ साथ हिंदी, उर्दू, बंगला के ये भी जानकार थे, विद्वान थे। इसी कारण यहाँ पर हमें संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली देखने को मिलेगी। संस्कृत के शब्दों का अत्यधिक मात्रा में हमें प्रयोग देखने को मिलेगा। इसका वाचन पहले करते हैं, फिर काठिन्य निवारण समझते हैं। इसमें कवि कह रहा है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुंदर मनोहर, ऊपर नील गगन है, घर पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मल्ला नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने के लहरों पर बैठ फिरूं मैं जी भर के। तो देखो बच्चों, कवि इसमें अपने जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उसमें प्रकृति के प्रति उसका घनिष्ठ, अत्यधिक गहरा लगाव, जुड़ाव, आकर्षण हमें समझ में आ रहा है। अब व्याख्या समझने से पहले काठिन्य निवारण करते हैं। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का अर्थ होता है हर पल। प्रतिक्षण का अर्थ होता है हर पल। और प्रतिक्षण में समास हमारा अव्ययी भाव समास है। नूतन, नूतन का अर्थ होता है नव्य या नया। वेश, वेश का अर्थ होता है रूप रंग। रूप रंग क्या होता है? रूप रंग।
निराला, निराला का अर्थ होता है सबसे अलग। निराला का अर्थ क्या होता है? सबसे अलग थलग। रवि, अब देखो बच्चों रवि शब्द आया है, ये सूर्य का, सूरज का पर्यायवाची है। तो रवि का अर्थ हम लेंगे यहाँ पर दिनकर, सूर्य। सूर्य। सम्मुख, सम्मुख का अर्थ होता है पास। थिरक, थिरक का अर्थ होता है थिरकना, बिखेर देना। और वैसे देखते हैं तो इसका अर्थ होता है नृत्य करना। नभ, नभ शब्द का अर्थ होता है बच्चों आकाश। नभ आकाश का ही पर्यायवाची है। वारिद, वारिद का अर्थ होता है बादल। क्या होता है? बादल। लेकिन हम यहाँ पर वारिद माला है, तो वारिद माला को हम वारिद माला के रूप में जब देखते हैं तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो इसका अर्थ होगा बादलों का समूह है। क्या अर्थ होगा इसका? बादलों का समूह है। अर्थात बहुत सारे बादल जो हैं आकाश में मंडरा रहे हैं। नीचे का अर्थ है नीचे, धरती पर। नील यानी नीले रंग का। समुंदर यानी समुंदर। मनोहर, मनोहर का अर्थ मन को जो हरता है। मन दर हर से बना है मनोहर, मन को हरने वाला, मन को प्रिय लगने वाला। ऊपर यानी ऊपर। नील यानी नीला। गगन यानी आकाश। पूर्ण गगन शब्द का अर्थ भी आकाश होगा। देखो बच्चों एक ही शब्द के कई सारे पर्याय शब्द यहाँ पर कवि ने प्रयोग में लिए हैं। घर पर बैठ, घर का अर्थ होता है अपना भवन, घर, भवन या गृह या घर। बीच यानी बीच में, बिचरू। अब देखो यहाँ पर बच्चों एक शब्द आया बिचरू। बिचरू जो शब्द आया है ये पूर्णतः ठेठ ग्रामीण देश शब्द है। इसका अर्थ होता है विचरण करना। क्या होता है? विचरण करना, अर्थात घूमना, घूमने की इच्छा रखना। यही चाहता है मन, फति का मन जो है घूमना चाहता है, विचरण करना चाहता है। रत्नाकर, अब रत्नाकर शब्द जो समय है यह भी देखो बच्चों पर्यायवाची शब्द के रूप में आया। पहले समुंदर आ गया, फिर सागर आ गया, फिर रत्नाकर आ गया। रत्नाकर का हम विच्छेद करेंगे तो हो गया रतन धन आकर। क्या होगा? रतन धन आकर। रत्नों का खजाना। क्या होगा? रत्नों का खजाना। और रत्नों का खजाना कहते हैं बच्चों सागर या समुंदर को। किसको कहते हैं? सागर या समुंदर को। तो रत्नाकर का अर्थ सागर या समुंदर लेंगे। गर्जन का अर्थ होता है तेज स्वर में आवाज करना। मल्या नील, मल्या नील का अर्थ होता है मल्य धन अनिल। क्या होता है? मल्य धन अनिल। मल्य का अर्थ होता है मल्य पर्वत, अनिल का अर्थ होता है हवा। अर्थात मल्य पर्वत से चलने वाली, मल्य पर्वत की ओर से उसकी तरफ से चलने वाली सुगंधित हवा जो चारों तरफ के वातावरण को सुगंधित कर देती है, सुगंध से भर देती है। हरदम, हरदम का अर्थ होता है हमेशा। हौसला, हौसला का अर्थ होता है उम्मीद, मन के अंदर हिम्मत रखना। हृदय का अर्थ होता है हृदय। प्रिय यानी प्रिय, भरा हुआ रहता है। विशाल, विशाल यानी विस्तृत, और विस्तृत भी आया है यानी बहुत ही व्यापक। महिमा में यानी जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी गौरव गाथा अतुलनीय है, जिसके बारे में जितना कहा जाए, शब्दों के माध्यम से जितना वर्णन किया जाए उतना कम होना। रत्नाकर, इसका फिर अर्थ यहाँ पर आ गया है समुंदर। देखो समुंदर के कई पर्यायवाची काम में लिए हैं। कोने, कोने का अर्थ कोना कोना होता है। लहरों का अर्थ समुद्र की लहरें, बहुवचन है। लहर से लहरों बना है, लहरें। फिरूं यानी मैं घूमूं। जी यानी मन, भर यानी मन भर के, अर्थात मन भर के मैं घूमता रहूं। तो बच्चों इस पद्यांश में एक फतिक जो है, एक यात्री जो है, घूमते घूमते सागर के किनारे आ जाता है। सागर के किनारे आकर वह जैसे ही सागर को, चारों तरफ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखता है तो उसके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, किस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है, वो कवि ने यहाँ पर, त्रिपाठी जी ने यहाँ पर व्यक्त की है, जो हमें कवि के प्राकृतिक सौंदर्य या प्रकृति प्रेम को भी दिखाती है। अब हम एक एक पंक्ति का वाचन करते हैं, फिर व्यवस्थित जो है हम इसका अनुवाद भावार्थ देखेंगे। रामनरेश त्रिपाठी
अपने फतेह खंड काव्य के प्रथम सर्ग से ली गई इस कविता में या पद्यांश में कह रहे हैं, फतेह के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, कि हर पल हर क्षण हर समय तरह तरह के रंग बिरंगा निराला, तरह तरह का अलग अलग तरह का रंग बना करके, रंग प्रतिरंग बना करके, रूप बदल बदल करके रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। सूर्य के सामने जो है थिरक रही है, नृत्य कर रही है वारिद माला, बादलों का समूह है। तो देखो बच्चों, प्रकृति को या प्रकृति का या बादलों के समूह को नायिका का रूप दिया है। क्या कहा है? नायिका। जिस प्रकार नायिका नृत्य करती है, सभी का मन मोह लेती है, उसी प्रकार यहाँ बादल माला या बादलों की वारिद माला या बादलों के समूह रूपी जो नायिका है वो रवि रूपी नायक के सम्मुख क्या कर रही है? थिरक रही है, नृत्य कर रही है। तो देखो बच्चों, प्रकृति के ऊपर मानव की, नायक नायिका की जो मनुष्य है, मानव है, उनकी क्रिया प्रतिक्रियाओं का, उनकी गतिविधियों का आरोप किया गया है। तो हमें यहाँ पर मानवीकरण, पूरे ही पद्यांश में मानवीकरण अलंकार देखने को मिलता है। यह बच्चों एक पाश्चात्य अलंकार है। जब हम अलंकार देखते हैं तो अलंकार में मानवीकरण एक ऐसा अलंकार है जो पाश्चात्य अलंकार है, लेकिन हमारे भारतीय कवि इसका प्रयोग करते हैं। तो जब मानव की क्रिया प्रतिक्रियाओं का प्राकृतिक सौंदर्य पर आरोप किया जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से उन पर बताया जाता है, अभिव्यक्ति की जाती है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो हम पुनः अपने पाठ में आते हैं, व्याख्या में आते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। कवि कह रहा है कि रवि रूपी नायक जो है, सूर्य रूपी जो नायक है, उसके देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रतिक्षण हर पल जो बादलों का समूह है, जो बादलों के समूह रूपी नायिका है, वह रवि रूपी सूर्य रूपी नायक के सम्मुख तरह तरह के रंग बदल करके, रूप बदल करके क्षण प्रतिक्षण उसके सामने आ रही है और नृत्य कर रही है। तो यहाँ हमें प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिल रहा है। फिर कवि कहता है वो नीचे नील समुंदर, ऊपर मनोहर नील गगन है, नीचे में देखता हूँ तो नीला समुंदर मुझे दिखाई देता है, और ऊपर में दृष्टिपात करता हूँ, नज़र डालता हूँ तो मुझे ऊपर आकाश देखने को मिलता है। साथ ही साथ वो कहता है घर पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता है मन। तो ये समुंदर रूपी जो घर है, चारों तरफ प्रकृति रूपी जो घर है, इसे मैं अपना घर भवन बना लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैं अपने घर में स्वच्छंद घूमता हूँ, स्वतंत्र आज़ाद घूमता हूँ, विचरण करता हूँ, उसी प्रकार मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य में विचरण करूँ और इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने जीवन में मैं उतार लूँ। इसके साथ साथ कवि आगे कहता है रत्नाकर गर्जन करता है, मन्यालीन बहता है। जब मैंने समुंदर पर नज़र डाली तो मैंने देखा कि ये रत्नों का खजाना जो है, समुंदर है, वो तेज स्वर में लहरों के माध्यम से गर्जना कर रहा है, और मल्य नामक जो पर्वत है उससे बहुत ही सुगंधित हवा जो है चारों तरफ बह रही है, प्रवाहित हो रही है। और इतना ही नहीं, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। मैं यह प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मेरे हृदय में, मेरे अंतर मन में, आत्मा में ये हौसला, ये हिम्मत बन जाती है कि इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर में, कि ये जो समुंदर रूपी घर है, प्राकृतिक सौंदर्य रूपी घर है, कोने कोने पर लहरों पर बैठा फिरूँ जी भर के, कि इसके लहरें रूपी जो आसन है उस पर मैं बैठ जाऊं और जी भर के इस समुंदर सागर रूपी ये सागर का या समुंदर का या चारों तरफ के प्राकृतिक वातावरण का मैं जी भर के आनंद लूँ, इन्हें अपने में अपने जीवन में उतार लूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक सौंदर्य से उसे इतना लगाव है कि वो अपने परिवार को, पारिवारिक सुखों को, दुखों को, अपनी पत्नी व बच्चों को भी भूल जाना चाहता है और प्राकृतिक सौंदर्य को अपने हृदय से लगा लेना चाहता है, जीवन में उतार लेना चाहता है। तो बच्चों, इसकी व्याख्या जो थी हर पंक्ति की मैंने आपको समझाई। अब मान लीजिए यही आपके व्याख्या के रूप में आ जाए तो हर पाठ की बातें
इसकी व्यवस्थित व्याख्या मैं आपको पुनः बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सप्रसंग नंबर 1 पर सप्रसंग, नंबर 2 पर प्रसंग, नंबर 3 पर व्याख्या और नंबर 4 पर हम विशेष, इन 4 बिंदुओं के रूप में अपनी व्याख्या करते हैं। तो आप जो है इन 4 बिंदुओं के रूप में अपनी व्याख्या लिखेंगे। तो सप्रसंग के अंतर्गत आप नोट करेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में द्विवेदीयुगीन काव्य धारा के कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित फतिक शीर्षक कविता से लिया गया है। जो फतिक शीर्षक खंड काव्य है उसके प्रथम सर्ग से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे फतिक शीर्षक कविता में एक फतिक के माध्यम से, यात्री के माध्यम से कवि अपने प्राकृतिक सौंदर्य को अभिव्यक्ति दे रहा है। प्रकृति के प्रति उसका घनिष्ठ गहरा लगाव हमें देखने को मिल रहा है। फिर इसकी आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या कुछ इस तरीके से करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में फतिक के माध्यम से कवि कह रहा है, अपने प्राकृतिक सौंदर्य को अभिव्यक्त करते हुए कह रहा है कि जिस प्रकार एक नायिका नायक के सम्मुख नृत्य करती है, उसी प्रकार इस अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये रवि रूपी जो नायक है उसके सम्मुख बादल रूपी नायिका तरह तरह के वेश बदल करके, रंग रूप बदल करके, अपने वेशभूषा बना करके वो क्षण प्रति क्षण थिरक रही है। नीचे में दृष्टि डालता हूँ तो मुझे समुंदर दिखाई देता है, ऊपर देखता हूँ तो मुझे नीला गगन दिखाई देता है। और ऐसा अद्भुत संयोग है कि दोनों का ही नीला रंग है और दोनों ही एक दूसरे से अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और इन सब स्थितियों को, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस गगन रूपी घर में, इस समुंदर रूपी घर में अपने घर की तरह आराम से स्वच्छंद रूप से जो है मैं विचरण करूं, मैं घूमता ही रहूं। आगे कवि कहता है कि जब मैं समुंदर को देखता हूँ तो ये समुंदर, ये रत्नाकर सागर मुझे तेज स्वर में गर्जना करता हुआ दिखाई देता है और मल्य पर्वत से सुगंधित हवा बहती हुई मुझे जो है सुनाई देती है और मुझे जो है आकर्षित करती है। यह प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है और मेरा मन यह करता है कि मैं समुंदर रूपी लहरों पर बैठ करके इस घर के कोने कोने पर, समुंदर रूपी घर के कोने कोने पर मैं घूमता रहूं और आनंद लेता रहूं। तो यहाँ पर फतिक प्राकृतिक सौंदर्य का, यहाँ पर कवि फतिक के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर, बहुत ही आलम्बन रूप में चित्रण कर रहा है। अब बच्चों हम इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या देख ली हमने। व्याख्या के बाद में विशेष के बिंदु देखते हैं। तो विशेष में आपको पता ही है कि भाषा, शैली, रस, छंद, गुण, मुख्य बिंदु आदि हमें लिखते हैं। तो नंबर 1 पर आप भाषा शैली में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, किंतु भाषा शैली खड़ी बोली हिंदी होने के साथ साथ तत्सम शब्दावली युक्त है। तत्सम शब्दों से या तत्सम शब्दावली से युक्त है। और उदाहरण के रूप में आप तत्सम शब्द लिख भी सकते हैं, जैसे प्रतिक्षण, रत्नाकर, रवि, मलयालीन आदि कई सारे शब्द आप ले सकते हैं। नंबर 2 पर लिखेंगे इस पद्यांश में तुकांत, क्या लिखेंगे? इस पद्यांश में तुकांत गेय शैली का प्रयोग किया गया है। और तुकांत गेय शैली यह होती है कि पद के अंत में लास्ट में तुक मिलते हैं। गीत की तरह तुकांत या तुक मिलने की स्थिति हमें देखने को मिलती है। देखो निराला और माला, तो राला और माला ये इसमें तुक मिल रहा है। यहाँ पर गगन, गन और मन यहाँ भी तुक मिल रहा है। यहाँ पर बहता रहता यहाँ भी तुक मिल रहा है। यहाँ पर घर के, यहाँ पर भर के। तो यहाँ पर हमें आधुनिक खड़ी बोली संस्कृत तत्सम शब्दावली के साथ साथ तुकांत गेय शैली का सुंदर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। नंबर 2 पर लिखने के बाद में नंबर 3 पर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में हमें प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण देखने को मिलता है। और प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन जो 2 रूप होते हैं उनमें कवि ने प्रकृति के आलंबन रूप का अति सुंदर चित्रण किया है। नंबर 4 पर आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में
हमें अनुप्रास के साथ साथ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होने के साथ साथ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होने के कारण रसों में यहाँ पर श्रृंगार रस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि नायक नायिका के रूप में यहाँ पर प्रकृति का वर्णन किया गया है। और विशेष बिंदु जो नोट करते हैं वो लिखना है कि कवि ने फतिक के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का अति सुंदर चित्रण हमारे सामने रखा है, जिसे अध्ययन करने से पाठक का मन जो है आत्मविभोर हो जाता है, अभिभूति हो उठता है। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो कक्षा संचालित हुई है, इसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से पाठ नंबर 3 का पाठ परिचय वगैरह जाना और पद संख्या 1 को देखा। तो इस वीडियो कक्षा को आप देखते हुए अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में कवि परिचय वगैरह लिखेंगे, साथ में फर्स्ट पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे भी और याद भी करेंगे।